बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। अगर आप नहीं जानते कि आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोटोप्स हम किन को कहते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया है आइसोटोप्स के बारे में और इनकी एग्जांपल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इनकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब है कि इनके इस्तेमाल ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, अब इनके क्या क्या यूजेस हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप आइसोटोप्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो चेक करें। ठीक है, आइसोटोप्स के जो है वो मुख्तलिफ ज़्यादा इस्तेमाल है मुख्तलिफ फील्ड में। फॉर एग्जांपल इन मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब है कि तिब में इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। सिर्फ तिब में ही नहीं, तिब में ये डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़ में इस्तेमाल होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, रेडियोथेरेपी में। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल ये जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, पावर को जनरेट करता है, केमिकल रिएक्शन से में इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो हम सबको जो है वो स्टडी करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे जो है इनके आपकी बुक में जो इस्तेमालात दिए गए हैं वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोस का मतलब होता है बीमारी को तशखीस करना, यानी कि आया इस बंदे को ये बीमारी है भी या नहीं। ठीक है, या फिर इसे कौन सी बीमारी है उसको हम कहते हैं डायग्नोज करना, और मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। आर्कायोलॉजिकल यूजेस यानी अज्जियात, और जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल का मतलब है, जियो का मतलब होता है ज़मीन, जियोलॉजिकल यूजेस यानी ज़मीन के मतलब इस्तेमालात। केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त, डिटर्मिन का जो वर्ड है, डिटर्मिनेशन का वर्ड जो है वो डिटर्मिन से निकला है। डिटर्मिन का मतलब होता है फाइंड आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट इस्तेमाल एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन, यानी पावर को जनरेट करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। सबसे पहले हमारे पास रेडियोथेरेपी, इसको हम पढ़ते हैं। रेडियोथेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे को कैंसर है तो उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। ठीक है, अब आप देखें, फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता किसी बंदे को स्किन कैंसर है। स्किन कैंसर, आपको पता है स्किन हम किसे कहते हैं? स्किन हमारे बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्किन। अब अगर किसी बंदे को स्किन का कैंसर है तो हम इस्तेमाल करेंगे फास्फोरस का आइसोटोप, और सेकंड आइसोटोप हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रोंशियम का। अब बात यह है कि हम फास्फोरस और स्ट्रोंशियम का आइसोटोप क्यों इस्तेमाल करेंगे, जबकि कोबाल्ट जो है ये भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम कोबाल्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? हम फास्फोरस और स्ट्रोंशियम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम कोबाल्ट को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? उसका रीज़न ये है कि जो फास्फोरस और स्ट्रोंशियम है, फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 जो है, इनके अंदर से जो बीटा रेडिएशंस निकलती हैं वो हमारे बॉडी में लेस पेनिट्रेट करती हैं। ठीक है, ये जो रेडिएशंस निकलती हैं ना, दरअसल जो स्ट्रोंशियम और फास्फोरस से निकलती हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेंगी। अब ये जो स्ट्रोंशियम और फास्फोरस से बीटा रेडिएशंस निकल रही हैं, ये हमारे बॉडी में बहुत जो है वो लो लिमिट तक, सिर्फ हमारी, यानी आप कह सकते हैं हमारी सिर्फ स्किन तक ही जो है जाती हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है जज़ब करना, यानी अब वो हमारे बॉडी में जब दाखिल होंगी तो वो हमारी स्किन के से अंदर जो है हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स उनके अंदर नहीं जाएगी, बल्कि हमारी जो स्किन है सिर्फ वहाँ तक जाएगी। आपको पता है ये जो रेडिएशंस होती हैं इनका काम क्या होता है? ये जब हमारी बॉडी में जाती हैं, जब देखिए कि कौन कौन से कैंसरस सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स का मतलब जो बीमारी फैलाने वाले सेल्स हैं, उनको किल करती हैं। ठीक है, अपना काम करती हैं और बाहर निकल आती हैं। लेकिन आप देखें कि अगर ये रेडिएशंस हमारी कैंसरस सेल्स को ख़त्म कर रहे हैं तो जो बाकी दूसरे नॉर्मल सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा रही हैं। ठीक है, अगर ये कैंसरस सेल्स को ख़त्म कर रही हैं और अगर ये हमारी बॉडी में नेक्स्ट पेनिट्रेट हो जाए, यानी स्किन से आगे चले जाएँ, तो बाकी जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे ही है ना। इसलिए क्या होता है कि हम फास्फोरस और स्ट्रोंशियम को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फास्फोरस और स्ट्रोंशियम जो है इनके अंदर से जो बीटा रेडिएशंस निकलती हैं वो उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो हमारे बॉडी में ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकें, ज़्यादा अंदर तक जज़ब हो सकें। ठीक है, इसलिए हम फास्फोरस और स्ट्रोंशियम को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह देखिए, अगर खुदा ना खास्ता किसी को स्किन के अलावा कोई दूसरा कैंसर है किसी दूसरी बॉडी पार्ट में, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं किसी को जो है वो लीवर कैंसर है या कुछ भी है, तो हम इस्तेमाल करेंगे कोबाल्ट 60।
हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे कोबाल्ट 60। हम कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल क्यों करेंगे, हम इसे इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि इसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो गैमा रेज, ठीक है, आपको दोबारा याद रखना, फास्फोरस और स्ट्रोंशियम से जो निकलती हैं रेडिएशंस वो बीटा रेडिएशंस हैं। जो कोबाल्ट इमिट करता है वो कौन सी है, वो गैमा रेज। ये जो गैमा रेज होती हैं जो कोबाल्ट से निकलती हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि ये हमारे बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अगले हिस्से तक जा सकती हैं। आपको पता है अगर किसी को कोई स्टोमक या फिर लीवर कैंसर कुछ भी है तो वो तो हमारे स्किन में नहीं होता ना, वो तो हमारे अंदर होता है, ठीक है। अगर हम फास्फोरस और स्ट्रोंशियम को इस्तेमाल करेंगे, इनके अंदर सिर्फ यही जो है वो एबिलिटी है कि हमारी स्किन तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, इससे आगे नहीं, तो इसका तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ये तो हमारे कैंसर सेल्स को ख़त्म ही नहीं करेंगी। इसलिए हम कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हमारी स्किन से नहीं बल्कि हमारे अंदर वाले बॉडी पार्ट तक जाए, और जिस पार्ट में हमें कैंसर है वहाँ पे जाके कैंसर सेल्स को ख़त्म करे। दैट्स वाई वी यूज़ कोबाल्ट 60 इंस्टेड ऑफ यूजिंग फास्फोरस आर स्ट्रोंशियम, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। अच्छा जी, ये हमारे पास डायग्नोज करता है डिजीज़ को और मेडिसिन को। डायग्नोज का मतलब ये होता है कि तशखीस करना कि आया इस बंदे को ये बीमारी है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको खुदा न खास्ता कैंसर, फिर तो हम उसका इलाज करवाते हैं ना, फिर हम वहाँ पे जाके इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस और ये जो है स्ट्रोंशियम वगैरह को बाट। लेकिन अगर आपको कोई शक है कि मुझे ये बीमारी है भी या नहीं, ठीक है, मेरे यहाँ पे दर्द होती है, मुझे कौन सी बीमारी है, उसको हम कहते हैं डायग्नोज करवाना, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आइसोटोप ऑफ आयोडीन 131, आयोडीन 131 जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर। गोइटर हम किसे कहते हैं, आपको पता है, ये जो हमारी गर्दन है, गर्दन की ये जो साइड वाले हिस्से होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ये जो साइड वाले हिस्से, वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे पाए जाते हैं ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स का नाम होता है थायराइड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स जो है वो हमारी इस गर्दन के हिस्से में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी में खुदा न खास्ता आयोडीन की कमी होगी है तो वो जो आपके ग्लैंड्स हैं ना वो सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है उस बंदे की जिसको थायराइड ग्लैंड्स का प्रॉब्लम हो, ठीक है। और उस डिजीज़ को हम नाम देते हैं गोइटर का, ठीक है। उस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं, गोइटर, या फिर उर्दू में आपने सुना होगा मे बी गुलहड़, ठीक है, गुलहड़ कह देते हैं इसे, ठीक है। गोइटर उस बीमारी का नाम है। ये बीमारी कब होती है, जब आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो और आपके थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो सूज जाएं, वो स्वेल कर जाएं, ठीक है, उसको, इस डिजीज़ को हम कहते हैं गोइटर। और इस डिजीज़ को कौन डायग्नोज करता है, उसको डायग्नोज करने के लिए हम कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं आयोडीन 131, ठीक है। इसी तरह जो आयोडीन 123 है, आयोडीन, मैं यहाँ लिख देती हूँ आयोडीन 123, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन 131 हम इस्तेमाल करते हैं इमेजिंग ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का इमेज जो है वो फाइंड आउट करने में। यानी अगर आपने सुना होगा, मे बी कभी वर्ड सुना है आपने स्कैन का, सिटी स्कैन, ठीक है, वो जो सिटी स्कैन होती है ना उसमें यानी, या फिर आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा ब्रेन का, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 123 वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह सोडियम का जो 24 आइसोटोप है, कौन सा, मैं तो यहाँ पे लिख देती हूँ, सोडियम यानी Na, इसका 124 नहीं, अकेला 24 जो आइसोटोप है ये हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है, या फिर ब्लड का या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम 24 का। इसी तरह टेक्नीटियम इज़ यूज टू मॉनिटर बोन ग्रोथ, ठीक है, टेक्नीटियम इज़ यूज टू मॉनिटर बोन ग्रोथ, इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं टेक्नीटियम का आइसोटोप। नेक्स्ट है हमारे पास आर्कायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़, ठीक है। आर्कायोलॉजिकल अज्जियात को कहते हैं, जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है ज़मीन, जियो का मतलब होता है ज़मीन, जियोलॉजिकल यूजेस यानी ज़मीन के मुतल्लिक इस्तेमाल। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फोसिस। अच्छा, हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इनका एक इस्तेमाल और भी है कि हम फोसिल क्या होते हैं, बाकियात,
बाकियात के बारे में जो है वो इस्तेमाल उनके जो है वो अंदाज़ा लगाना कि इनकी क्या उम्र है। आपको पता है हम ये कहा जाता है कि आज से 5,000 साल पहले जो था वो सारा कुछ तबाह हो गया था, ठीक है। सारे जो ज़मीन सारे दरख्त जानवर वगैरह वो ज़मीन फटी थी, अंदर चले गए थे, ठीक है। अब हम जब खुदाई के दौरान हमें कोई चीज़ मिलती है, किसी जो है वो जानवर का कोई हड्डी या फिर किसी कोई दरख्त का हमें कोई पीस मिलता है, ठीक है, उसको हम उनकी उम्र क्या है, ठीक है, उसकी उम्र को फाइंड आउट करने के लिए हम कार्बन 14 का एक आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, कार्बन 14 का एक आइसोटोप हम इस्तेमाल करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, उसकी उम्र को इस्तेमाल करने के लिए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फाइंड आउट करने के लिए, जो हम पुरानी या फिर मुर्दा जानवर के बाकियात उससे के ज़रिए जब हम उस किसी की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग या फिर सिंपली कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर आप देखा जाए जो फ़िरौन था, ठीक है, उसके हमारे पास क्या है, उसकी हड्डियाँ वगैरह सारा कुछ है ना, उसकी जो फ़िरौन की मम्मी कहा जाता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कितने साल पुराना, कुछ लोग कहते हैं जी 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट उम्र है वो क्या है, उसके लिए हम कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि अक्सर जगह पे आपने देखा होगा कि खुदाई के दौरान ये चीज़ मिली, ये चीज़ मिली, फिर साइंटिस्ट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कि इसकी क्या उम्र है, क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन 14 का आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के थ्रू जो है उसकी फाइंड करते हैं उसकी उम्र क्या है, ये कितने साल पुराना है, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आइसोटोप्स का एक इस्तेमाल क्या है, आइसोटोप का एक इस्तेमाल ये है कि केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं और हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। इसके लिए हम कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी जो आइसोटोप इस्तेमाल होता है वो कार्बन 14 है। फॉर एग्जाम्पल जो कार्बन 14 है ये इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। फर्स्ट कर ले, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसका क्या मैकेनिज्म है, इधर ये रिवर्स डायरेक्शन में है या फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये क्या है, किस तरह का मैकेनिज्म है, क्या चल रहा है। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कार्बन 14 का जो है वो आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन है ना, वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और उसका सारा मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से हो रहा है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम कार्बन 14 इस्तेमाल करेंगे। कार्बन 14 हमें बताएगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लास्ट यूज़ है हमारे पास एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन। अब हमारे पास जो आइसोटोप है ये एक और काम में भी मदद करता है। किस काम में, पावर जनरेट करने में, एनर्जी को जनरेट करने में हमारी मदद करता है। किस तरह से वो मैं बताती हूँ। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिशन रिएक्शन और दूसरे होते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ये मे भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी हो, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में दो तरह के होते हैं, एक ही यहाँ पे लिखा हुआ फिशन और दूसरे होते हैं फ्यूजन। इन रिएक्शंस में क्या होता है, फिशन रिएक्शन में ये होता है कि मैं कह रही हूँ कि ये मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है आपको फिशन रिएक्शन का बताती हूँ। आपके पास ये कोई भी एलिमेंट था, ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन के बाद इसकी जो प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हों कि ये जो आपके पास रिएक्टेंट थी ये दो, एक बहुत बड़ा सारा है ना, ये टूट जाए दो छोटे छोटे एलिमेंट में या फिर दो छोटे छोटे एटम में, ठीक है। यानी एक बड़ा जो है वो टूट रहा है दो छोटे छोटे एलिमेंट में, बड़ा एलिमेंट दो छोटे एलिमेंट में, इसको हम कहते हैं फिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी एक बड़ा जो है बड़ा एलिमेंट या फिर एक कोई एटम कह सकते हैं आप, कुछ भी हो सकता है रिएक्शन में, वो टूट रहा है दो छोटे एलिमेंट्स में। और फ्यूजन रिएक्शन में ये होता है कि दो छोटे छोटे एलिमेंट जो है वो आपस में मिलते हैं और क्या बनता है, और मिल के एक बड़ा जो है वो एलिमेंट बना देते हैं। इसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ये होते हैं फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। फिशन एंड फ्यूजन बोथ रिएक्शंस आर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। ये किसकी टाइप्स हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स हैं। अब हमारे पास जो पावर को जनरेट करने के लिए रिएक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, वो हमारे पास फिशन रिएक्शन है। फिशन रिएक्शन में ये क्या होगा, यूरेनियम 235,
ठीक है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक एलिमेंट है, एक आइसोटोप है। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप? यूरेनियम का 235। जब यूरेनियम का 235 आइसोटोप्स स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स के साथ, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया है, इसकी डिस्कवरी में भी आप जाके पढ़ सकते हैं। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब है कि ना भी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सॉरी इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर ना ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव, ये न्यूट्रल होते हैं और ये प्रोटॉन के अंदर पाए जाते हैं। अब यूरेनियम 235 ने क्या करना है जी? यूरेनियम 235 जाके न्यूट्रॉन के साथ मिलेगा और हमारे पास क्या होगा? एक्चुअली जो होता है ये मिलता नहीं है, बल्कि यूरेनियम 235 जो होता है वो बम्बार करवाया जाता है। ठीक है, बाहर से इनकी बम्बारमेंट करवाई जाती है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ। फिर क्या होगा जी? ये जो यूरेनियम है ये टूट जाएगा किस में? बेरियम 139 में और क्रिप्टोन 94 में। 139 में और 94 में टूट जाएगा क्या? यूरेनियम 235। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएंगे? बेरियम और क्रिप्टॉन। और बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ साथ हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, सिर्फ बेरियम और क्रिप्टॉन ही नहीं बल्कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हमने क्या करना है? वो एनर्जी ज़ाया नहीं जाएगी, बल्कि वो एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में। ठीक है, फर्स्ट कर लें ये वाटर है, वाटर को कन्वर्ट करेगी स्टीम में। ये वाटर है, वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। ठीक है, ये सारी जो है हमारे पास स्टीम है। ये जो स्टीम है ये क्या करेगी? अब ये स्टीम ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ऊपर लगे हुए हैं टरबाइंस, ये टरबाइंस है पंखों की तरह। ये जब टरबाइंस जो है ये स्टीम ऊपर जाएगी, पानी बॉयल होगा, जब पानी बॉयल होगा पानी में से अब जो है वो स्टीम निकल रही है। ये स्टीम ऊपर जाके इन टरबाइंस को घुमाएगी। जब ये टरबाइंस जो है वो घूमना शुरू कर देंगे, जब ये घूमेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी? हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो पावर की एक फॉर्म है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी पावर है। ठीक है, हमारे पास जो है वो ये वाला जो मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, ये हमारे पास सबसे सेफ मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी जो है सॉरी कोई भी पोल्यूशन जो है वो नहीं पैदा होती। ठीक है, सेफ और पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, क्योंकि इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रही। आप देखें ना, टरबाइंस स्टीम किसी को गंदा कर रही है? नहीं, बल्कि आराम से जाती है और टरबाइंस को घुमाती है। टरबाइन घूम रहे, कोई जो है पोल्यूशन पैदा हो रही है? नहीं, टरबाइंस घूमते हैं और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये सेफ मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, बिकॉज इट हैज़ नो साइड इफेक्ट लाइक पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।